पाठशाला में अब छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर पनप रहे औरंगजेब प्रेमियों का जंग। छत्रपति शिवाजी के समर्थक और औरंगजेब प्रेमी में बवाल क्यों हुआ और शिवाजी महाराज का वो इतिहास जो औरंगजेब प्रेमी सुन नहीं पाएंगे, आज आपको बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के टकराव का वो इतिहास बताता हूं जिस इतिहास को औरंगजेब प्रेमी सुन नहीं पाएंगे। शिवाजी के जन्म के समय मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। खास तौर पर आज के मुंबई और गोवा के आसपास के इलाके में शासन था। 1646 में शिवाजी महाराज के पिता की सेहत खराब हो गई। शिवाजी महाराज ने पहली बार सेना की जिम्मेदारी संभाली। इस समय तक यानी 1646 तक मराठा साम्राज्य चारों तरफ से मुगलों से घिरा हुआ था। उधर इसी समय यानी 1646 में मुगल सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथ में थी और वो मराठा साम्राज्य को खत्म करना चाहता था। मराठा साम्राज्य को खत्म करने की जिम्मेदारी शाहजहां ने आदिल शाह जैसे खतरनाक सेनापति को दी। आदिल शाह का कब्जा मराठा साम्राज्य के आसपास के इलाकों पर हो गया था और वो वहीं रहता था। लेकिन चारों तरफ से मुगलों से घिरे होने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य को बढ़ाने और स्वराज के संकल्प से पीछे नहीं हटे। उस समय शिवाजी महाराज की उम्र मात्र 19 साल की थी, 19 इयर्स। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि साल 1646 में 19 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से बीजापुर का तोरण किला छीन लिया। उसी साल शिवाजी महाराज ने राजगढ़ में एक नया किला बनवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के कब्जे से कोंढाणा का किला भी जीता। शिवाजी महाराज ने 19 साल की उम्र में ही मुगलों के कब्जे से 8 किलोमीटर का इलाका छीन लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय मुगलों की अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया था, जीत दर्ज करके। तो जो लोग औरंगजेब को बाप बता रहे हैं वो इतिहास ही नहीं जानते कि कौन थे शिवाजी महाराज और कैसे मुगलों को हिलाकर रखा हुआ था। 1646 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया उससे तो मुगलों में खलबली मच गई थी। मुगलों ने एक साजिश के तहत शिवाजी महाराज पर पलटवार किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के आदेश पर शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज को छल से बंदी बना लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से एक संधि के तहत शाहजी महाराज को रिहा कराया। इसलिए शिवाजी महाराज 1649 से 1655 तक शांत रहे और मुगलों से युद्ध नहीं किया। हालांकि इस दौरान शिवाजी महाराज अपनी ताकत बढ़ाते रहे और हिंदू राजाओं को एकजुट करते रहे। साल 1655 के बाद मुगल शहजादे औरंगजेब ने मराठों पर फिर से हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। मराठों पर हमले के लिए औरंगजेब ने शाहजहां के करीबी आदिल शाह से बात की। मुगलों की इस योजना के बारे में शिवाजी महाराज को पता चला। उन्होंने अपनी योजना बनाई। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी योजना के साथ मुगलों के कब्जे वाले मुख्य शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। एक साल के अंदर ही शिवाजी महाराज की सेना ने अहमदनगर और जुन्नार पर कब्जा कर लिया। इन दोनों शहरों से मुगलों को मोटा राजस्व मिलता था और ये शहर मुगलों के प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद शिवाजी महाराज की सेना पुणे पर हमला करती है। सैकड़ों घोड़े, करोड़ों की संपत्ति जीत लेती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ताबड़तोड़ हमलों से मुगल साम्राज्य परेशान हो गया था। इस समय तक औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था और औरंगजेब को समझ ही नहीं आ रहा था कि शिवाजी महाराज को किस तरह रोका जाए। 1657 में शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी जैसे अमीर शहरों पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी को अपनी नौसेना का बेस बना लिया। 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को बड़ा झटका देते हुए बीजापुर भी जीत लिया। इससे औरंगजेब परेशान हो गया। वो अपने सेनापतियों पर गुस्सा निकालने लगा। 2 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक के नीचे मराठा साम्राज्य का बड़ा विस्तार कर दिया था। 2 साल के अंदर। इधर शिवाजी महाराज की ताकत बढ़ रही थी।
वो मुगलों के कब्जे से इलाके जीत रहे थे और औरंगजेब को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे 30 साल का एक योद्धा 130 साल पुराने मुगल साम्राज्य की जड़ें खोद रहा है। तो बॉस, जो लोग औरंगजेब की फोटो लहरा रहे हैं वो समझें कि हीरो कौन है और जीरो कौन था। 1659 से लेकर 1666 तक शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल सेना को कई बार मात दी, मुगलों के कब्जे से कई इलाके छीन लिए। इसी बीच औरंगजेब को जब भी मौका मिला उसने महाराष्ट्र और आसपास के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मंदिरों को लूटा और मराठी लोगों पर अत्याचार किए, महिलाओं को बंदी बनाया। औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन वो शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाया। आखिरकार औरंगजेब ने 1666 में आगरा में छल से, ईमानदारी से तो जीत नहीं पाया, तो छल से धोखा देकर शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत दिन तक औरंगजेब की कैद में नहीं रहे। अपनी बुद्धि और शौर्य के दम पर वो आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में कामयाब रहे। औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने बदला लेना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने मराठा सेना को फिर से मजबूत बनाना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने 4 साल तक मराठा साम्राज्य को मजबूत किया और योजना बनाई। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक करके मुगलों के अधिकार वाले शहरों को फिर से जीतना शुरू किया। साल 1670 में शिवाजी सूरत को मुगलों से छीन चुके थे, जो मुगलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसी साल शिवाजी महाराज ने डिंडोरी में मुगल सेनापति दाऊद खान को हराया। 1671 से 1672 के बीच कई मुगल सेनापतियों को हराया और मुगल इलाके जीतते चले गए। शिवाजी महाराज ने 1672 के बाद भी मुगलों पर हमले जारी रखे, लेकिन उनकी सेहत खराब होने लगी थी और 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मजबूत नींव रखी थी उस पर मराठा साम्राज्य उनके बाद भी आगे बढ़ता रहा। आपको 2 मैप दिखाता हूं कि कैसे शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। यह मैप 1 है। इस मैप में साल 1630 का मराठा साम्राज्य आपको दिखा रहा हूं। जरा यहां डालिए, यहां दिखाता हूं आपको। देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों शिवाजी महाराज को लोग हीरो मानते हैं। यह 1630 का मराठा साम्राज्य आपको दिख रहा है और शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1627 में। उस समय मराठा साम्राज्य जो है वो बहुत सीमित हिस्से में आपको दिख रहा है और महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ इलाकों तक फैला था। लेकिन शिवाजी महाराज ने 1672 तक मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, मुगलों को कई बार हराया। शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी मराठों ने मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखा और 1670 आते आते स्थिति यह थी कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य से भी बड़ा हो गया था। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह सारा मराठा साम्राज्य देख रहे हैं। कहां छोटा सा हिस्सा था और शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जिस तरह से मराठों की ताकत बढ़ी, कैसे पूरे पैन इंडिया में फैला मराठा साम्राज्य, उसको देखिए। और आज उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। औरंगजेब की फोटो को लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहे हैं क्योंकि उनको औरंगजेब को लेकर ज्ञान भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिला है। नहीं तो अगर पाठशाला देखते, सच में पढ़ते, तो ये जान जाते कि जिस औरंगजेब को बाप बता रहे हैं वो तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं। और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्यों उन्हें लोग पूजते हैं वो आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जोड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर निर्माण करवा रही है इस्कॉन। और इस मंदिर के बारे में आप सुनेंगे आज रामनवमी के मौके पर। सुनिए, यह मंदिर 210 मीटर यानी करीब 700 फीट ऊंचा है। यानी इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे इस मंदिर की जो बन रहा है, मंदिर की ऊंचाई देखिए, इस मंदिर की ऊंचाई है
करीब 700 फीट। आगे 700 फीट क्या होती है बॉस, कुछ अच्छे एग्जाम्पल से समझाओ। मतलब 70 मंजिला इमारत के बराबर। और इसको और सरल भाषा में समझना हो तो 3 कुतुब मीनार, उसको अगर आप एक के ऊपर एक खड़ा कर दीजिए, 3 कुतुब मीनार को, एक कुतुब मीनार, इसके ऊपर एक कुतुब मीनार और इसके ऊपर एक कुतुब मीनार, ये 1 कुतुब मीनार, 2 कुतुब मीनार, 3 कुतुब मीनार जब खड़ा कीजिएगा तो बनेगा एक भव्य मंदिर। इतना ऊंचा बन रहा है। मंदिर को इतना ऊंचा बनाने की वजह यह है कि इसके सबसे ऊंचे शिखर से पूरे ब्रिज के दर्शन किए जा सके। ब्रिज का यह पूरा इलाका मंदिरों, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ियों से भरा पड़ा है। इस पूरे इलाके में भगवान कृष्ण की लीलाओं की बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन ने तय किया कि मंदिर को इतना ऊंचा बनाओ ना कि ब्रिज के इलाके जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और इसके आसपास के इलाकों को एक जगह से देखा जा सके और ब्रिज के इलाके से गुजरते लोगों को भी यह मंदिर दूर से ही दिखाई देगा। आने वाले कुछ दिनों में मथुरा के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आपको यह मंदिर साफ साफ दिखाई देगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह मंदिर कब तक तैयार होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा और मंदिर की खासियतें भी बताऊंगा। पहले इस मंदिर की भव्यता और ऊंचाई के बारे में आपको इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र इमारतों और ऐतिहासिक इमारतों से करके बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि वृंदावन में बन रहे सबसे ऊंचे चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर है, यानी यह मंदिर दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा होगा। धर्म से जुड़ी ऊंची इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है तुर्की की हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर है और यह है 210 मीटर, ऑलमोस्ट 4 गुना से थोड़ा सा कम। दूसरी इमारत है आगरा का ताजमहल, इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। इसके अलावा लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, उसकी ऊंचाई है 111 मीटर, उससे ऑलमोस्ट डबल से बस थोड़ा सा कम होगा यह मंदिर। लंदन के इस चर्च से भी चंद्रोदय मंदिर करीब 100 मीटर ऊंचा होगा। आप सोचिए, तो आप देखिए ये मंदिर है और इसके बगल में हमने 3 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़े कर दिए हैं, तब जाकर ये मंदिर के बराबर पहुंचा और बाकी तो बहुत ही नीचे। इतना भव्य और शानदार मंदिर बन रहा है। दूसरी खूबियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म और मॉडर्न साइंस का एक अद्भुत उदाहरण बनने जा रहा है। परंपरागत द्रविड़ और नागर शैली में इसे बनाया जा रहा है। यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे आधुनिक मंदिर होगा। मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचने के लिए एक हाई स्पीड लिफ्ट लगाई जा रही है। भाई इतना ऊंचा कोई पैदल थोड़ी जाएगा, पैदल जाएगा तो फिर सीधा ऊपर भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। सीधा भगवान कहेंगे आओ, इतना ऊपर आए हो तो मिल ही लो। इसलिए लिफ्ट लगा दी गई। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यदि किसी तूफान या भूकंप की वजह से बिल्डिंग 1 मीटर झुक भी गई तो भी लिफ्ट सीधी चलती रहेगी। यह टेक्नोलॉजी दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में लगाई गई है। मंदिर की पूरी इमारत में 511 पिलर होंगे। इन पर पूरी बिल्डिंग का वजन 5 लाख टन होगा, जबकि ये पिलर 9 लाख टन वजन सहने की कैपेसिटी रखते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में ही 4D तकनीक से बनाए गए देवलोक और देवलीलाओं के दर्शन भी किए जा सके। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए थिएटर होगा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 26 एकड़ से ज्यादा के इलाके में बन रहे चंद्रोदय मंदिर को भगवान कृष्ण के जमाने में रहे वृंदावन के स्वरूप में तैयार किया जाएगा। इसमें 12 आर्टिफिशियल जंगल बनाए जाएंगे, जिनमें फलदार पेड़ होंगे, बगीचे, तालाब और झरने भी दिखाई देंगे। पूरे मंदिर का पूरे तरह से घूमने में श्रद्धालुओं को 3 से 4 दिन लग जाएगा। इतना भव्य मंदिर होगा, आप सोचिए। इसलिए इसमें रहने की व्यवस्था भी की गई है। साल 2006 में इस्कॉन के बेंगलुरु के श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को बनाने की योजना बनाई। इसके लिए दुनिया भर की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों और इंजीनियर्स को शामिल किया गया और करीब 8 साल की तैयारी के बाद साल 2014 में इस मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर को बनाने का टारगेट 2022 तक रखा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें 2 साल की देरी हो गई। अब यह मंदिर इस साल कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर-नवंबर के बीच खोल दिया जाएगा, लेकिन पूरा मंदिर 2026 में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर को बनाने में
700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 700 करोड़ रुपए, सोचिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं। 2014 से बनते बनते 2026 में कंप्लीट होगा, करीब 12 साल में 700 करोड़ की खर्च से। लेकिन इतना भव्य मंदिर होगा कि जाइएगा तो मन गदगद हो जाएगा। इस मंदिर के बनने के बाद ब्रिज के पूरे इलाके में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आसपास के इलाके की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलेगी। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पाठशाला में दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिर के बारे में बताया था, जो बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में बनाया जा रहा है। यह करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह उसकी तस्वीर है जो बंगाल में बन रहा है। यह अगले साल 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में, यानी पिछले 14 साल से चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर तो इसकी नींव है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद यहां एक साथ 10,000 लोग भगवान नरसिंह के दर्शन कर सकेंगे, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकेंगे। इतनी जगह हो, 1 लाख लोग अंदर घूमेंगे भाई। इस मंदिर की लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इन मंदिरों के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि एक मंदिर सिर्फ अध्यात्म का केंद्र नहीं होता, इससे पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी मदद मिलती है। भारत में अगर आप देखेंगे मंदिर की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि कुछ लोगों को इस देश में बड़ी दिक्कत है, अरे यार मंदिर क्यों बना रहे हो, कुछ और बना दो, लेकिन मंदिर मत बनाओ। भाई मंदिर की भी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, और वो अर्थव्यवस्था क्या करती है, कैसे चलती है, आपको दिखाता हूं। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर माने जाते हैं कि है 7.5 लाख मंदिर, और मंदिरों की सालाना इकोनॉमी जो है ये करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। 2 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि कितने लोगों का घर इस मंदिर वाली इकोनॉमी से चलती है। अगर सिर्फ 6 मुख्य मंदिरों की बात करूं, उसकी कमाई जो है कैश में 24,000 करोड़ रुपए बैठती है। 24,000 करोड़ हर साल, सालाना। अब आप सोचिए, कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनसे सिर्फ टैक्स का कलेक्शन 80 करोड़ रुपए का आता है। मंदिरों से उस शहर में पर्यटन किस तरह से बढ़ता है, उसके सिर्फ 3 उदाहरण बताता हूं। उदाहरण देखिए आप कि कैसे मंदिरों से पर्यटन बढ़ता है, और इस पर सबसे ज्यादा अगर आपको याद दिलाऊं, किसी ने फोकस किया है तो वो है नरेंद्र मोदी, कि अध्यात्म और उस अध्यात्म के जरिए इकोनॉमी, उसको भी जोड़ दो तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वो उन्होंने समझा। और उसका एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमी देखिए, वाराणसी जहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहां जो इकोनॉमी है, पर्यटक जो है 1000% पर्यटक बढ़ गए, 1000%। अब बताइए, कोई आ रहा है, वो मिठाई खरीद रहा है, प्रसाद खरीद रहा है, माला खरीद रहा है, होटल में रुक रहा है, टैक्सी में चल रहा है, ऑटो में चल रहा है, कहीं ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा है। 1000% अगर पर्यटक बढ़ गए एक मंदिर के निर्माण से, तो सोचिए कितनों का घर चल रहा है। उज्जैन, जहां पर अभी महाकालेश्वर जो आपको बताया था कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर, वहां पर 1796% पर्यटक बढ़ गए, 1796। और 4 धाम जो केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है, वहां पर कितने पर्यटक बढ़े हैं, वहां 100% पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। ये तो 3 उदाहरण दे रहा हूं बॉस। लेकिन कुछ लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है इस देश में मंदिर बन जाए तो उनकी छाती पे सांप लौटता है। अरे लौटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ये सब। एक दौर था जब कहा जाता था कि पालतू जानवर रखने से घर में टाइम कट जाता है, वो घर की रखवाली भी कर लेते हैं। लेकिन अब यह दौर बदल गया है।
बॉस, अब पालतू जानवर के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है और उसकी रखवाली के लिए अलग से बजट बनाना पड़ता है। पालतू जानवरों का नाम सुनकर अमूमन दिमाग में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश जैसे जानवरों का नाम ही आता है। लेकिन अब तो भारत में लोग खतरनाक दिखने वाले जानवर जैसे तेगू, इगुआना, ये सब भी पालने लगे। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन जानवरों के शोरूम हैं, जहां लोग 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए में इन्हें खरीदते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये पेट हैं भाई, घर में पाले जाने वाले जानवर बन गए ये सब। इंडिया के अंदर जिस सांप को देखकर अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, उसे भी आजकल पाला जा रहा है। मगरमच्छ भी दुनिया में लोग पाल रहे हैं। कई देशों में तो यह आम बात है कि लोग मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर को बाजार में घुमाने ले जाते हैं, उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। कमाल की बात यह है कि लोग ऐसे खतरनाक जानवर को पालतू कैसे बनाते हैं और ये खूंखार जानवर अपने मालिक के इशारे पर शिकार करना तक भूल जाते हैं। ये देखिए, अब वो भाई वो बैठ के मसाज दे रहा है मगरमच्छ को। यहां खून भरी मांग में मगरमच्छ के सामने रेखा को फेंक दिया था। लोगों का दिल धक से बाहर आ गया, अरे रेखा का क्या होगा। बाद में सर्जरी करानी पड़ी। यहां मगरमच्छ पाल रहा है भाई। अच्छा, जैसे कुत्ते को पट्टा लगाते वैसे मगरमच्छ को पट्टा लगा के घुमा रहा है। भारत में अभी ज्यादातर लोगों में कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर पालने का ही शौक है, लेकिन कुछ में है कि ऐसे जानवर भी वो पाल रहे हैं। लेकिन आप कुत्ते, बिल्ली को पालने का भी जो आज का खर्चा है वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आजकल पालतू जानवर की केयर के लिए ऐसी महंगी सुविधाएं आ गई हैं। वो देखिए, कुत्ता मास्क लगा के बैठा है भाई। जैसा लोग घर में फेस मास्क लगाते हैं, आंख में ककड़ी, खीरा लगाते हैं, वो कुत्ता लगाए बैठा है। इनकी देखभाल और साफ सफाई के लिए पेट स्पा है। जैसे आप और हम स्पा में जाते हैं, वैसे ही आजकल जानवरों के लिए स्पा खुल गया है, जहां अच्छी खासी फीस देकर ग्रूमिंग की जाती है। इन पेट स्पा में जानवरों को हेयर कट करवाया जाता है, उनके नाखून सेट हो रहे हैं भाई, मालिश होती है, उसको मसाज मिल रहा है, ब्रश करवाया जाता है, नहलाया जाता है, बाल ड्रायर से सुखाए जाते हैं, फिर बॉडी पॉलिशिंग होती है इन जानवरों। देखिए कैसे बाल कट रहे हैं उसके। जानवर बिल्कुल टिप टॉप होकर बाहर निकलता है। जैसे बहुत से लोग अपनी देखभाल के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा महंगी केयर तो इन पेट्स की हो रही है भाई। आज आपको जानवरों और पालतू जानवरों की देखभाल का पूरा बाजार भी बताता हूं कि कैसे इनकी केयर अर्थव्यवस्था की भी कुछ हद तक देखभाल कर रही है। पालतू जानवरों में लोगों की पहली पसंद डॉग होता है, डॉगी, कुत्ता, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप देखेंगे देश में जो पालतू डॉग है, पालतू डॉग, ये 2019 में करीब 2 करोड़ थे। 2 करोड़ पालतू कुत्ते थे देश के अंदर। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 2023 में ये करीब 3 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे। 3.1 करोड़ पालतू कुत्ते। और जो ये पेट केयर का बाजार है, जो आप ये सब देख रहे हैं कि भाई उनकी ग्रूमिंग हो रही है, कोई बाल कटवा रहा है, कोई सलून ले जा रहा है, वगैरह वगैरह, आप जो है कुछ लोग कराते होंगे। नहीं बॉस, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। ये 2022 में ये पेट केयर का बाजार 74,000 करोड़ रुपए का था। 74,000 करोड़ लोगों ने खर्च कर दिए जानवरों के देखरेख में। और 2032 तक, 2032, अगले 9-10 साल में यह माना जा रहा है कि 2,10,000 करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। किसका? ये पालतू जानवरों, डॉग नहीं, पेट्स का कह लीजिए, जिसमें सब आ जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, सब। उनकी देखरेख का मार्केट जो है वो 2,10,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा भाई। हर साल 19% की ग्रोथ हो रही है इस मार्केट में, 19%। और अगर आप देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है, कई लोगों को एक तो यकीन नहीं हो, वो देखिए कैसे मजे से मसाज चल रहा है उसका। अगर आप देखेंगे जो पेट फूड का मार्केट है, वो 2022 में, आप इसमें भी अगर देखेंगे, पेट फूड जो खाना होता है, ये 2022 में इसका जो मार्केट था वो करीब 4,000 करोड़ का था, 4,000 करोड़। 2025 में, 2025 में
ये 10,000 करोड़ का हो जाएगा। 10,000 करोड़ बॉस। और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पेट का खाना और देखभाल बेसिक जरूरत है। लेकिन हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि बहुत से लोग अपने पालतू जानवर की बकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनके व्यवहार में बदलाव आए, थोड़ी तमीज से व्यवहार करें जब भी कोई घर पर आए, और इसके लिए ट्रेनर को बकायदा फीस दी जाती है। आजकल पेट्स को खुश रखने के लिए शहरों में पेट होटल का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें उनके लिए स्विमिंग पूल से लेकर गेमिंग और स्पा की सुविधा होती है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेट की देखभाल में कितना खर्च आता है उसके बारे में आपको बताता हूं। इससे आप समझ सकेंगे कि पालतू जानवरों की देखभाल में किस तरह का खर्च आजकल लोग कर रहे हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पालतू जानवरों की देखभाल कर सकें, और इसी जरूरत ने पेट केयर का पूरा बाजार खड़ा कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने पेट की देखभाल के लिए कहीं पेट बोर्डिंग में उसे छोड़ना चाहते हैं, मतलब कई लोग जा रहे हैं बाहर, अब मेरा कुत्ता कौन रखेगा, बिल्ली कौन रखेगा, तो पेट बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप हमारे पास छोड़ जाइए, और उसके लिए 900 से 1200 रुपए रोजाना देने पड़ते हैं। आप खुद घर में अगर बहुत बिजी हैं और अपने पेट की देखभाल का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाहर से किसी को देखभाल के लिए बुलाते हैं। इसको पेट सिटिंग कहते हैं। जैसे बच्चे की देखभाल के लिए लोग नैनी रखते हैं, वैसे आजकल जानवरों के लिए पेट सिटिंग हो रहा है भाई। एक दिन में 500 से 1000 रुपया वो लेता है व्यक्ति आपका जानवर देखने का, उसको बाबू सोना करके बुलाने का। पेट की ग्रूमिंग जैसे हेयर कट, नेल केयर, ब्रश, नहलाना, ड्रायर, पॉलिश करवाते हैं, तो पेट ग्रूमिंग पर 1000 से 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके व्यवहार में बदलाव और एक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो डॉग ट्रेनिंग के लिए करीब 10,000 रुपए महीने की फीस लगती है। पेट को एक शहर से दूसरे शहर भेजना है, तो पेट रीलोकेशन का काम चल रहा है। करीब 3,500 रुपए के साथ प्रति किलोमीटर चार्ज भी देना पड़ता है। अगर अंतिम संस्कार करना है कि घर से ट्रांसपोर्ट, दाह संस्कार, पौधारोपण, तो पेट फ्यूनरल चल रहा है भाई। 6,000 रुपया लेते हैं और पेट का फ्यूनरल होता है। मतलब आप जो चीज इंसान के लिए सोच रहे हैं आज की डेट में, वो हर चीज पेट्स के लिए हो रही, घरेलू जानवरों के लिए हो रही। पेट को पालने में बहुत सारे खर्चे तो ऐसे भी हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जैसे पेट को पहनाए जाने वाली कुछ एक्सेसरीज भी बताता हूं। यह भी हजारों करोड़ का मार्केट है। पालतू जानवर के खो जाने के खतरे को देखकर जीपीएस ट्रैकर आता है, 1500 से 4500 रुपए की कीमत का। उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है, तो आपका जानवर इधर उधर कहीं गया तो आप उसको गले में पहना दीजिए, तो वो पता चल जाएगा कि कहां है। कुत्ते के खेलने के लिए एक स्पेशल मजबूत बॉल आती है जिसे कॉन्ग बॉल कहते हैं, ये 700 रुपए की आती है। आरामदायक बिस्तर 1000 से 2000 रुपए का आता है। गले में पहनने के लिए लीश या बेल्ट जो है वो 500 से 700 रुपए की आती है। सामान्य फूड खिला रहे हैं तो 400 रुपए किलो का आएगा। इंपोर्टेड फूड खिला रहे हैं तो 9,000 रुपए किलो का आएगा, और 9,000 किलो का तभी ना बिक रहा है जब लोग खिला रहे होंगे, तभी ना बिक रहा है भाई। ये तो बहुत बेसिक खर्चे हैं। इसके अलावा पेट्स के कपड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा और वैक्सीनेशन के भी खर्चे होते हैं। बहुत से लोग तो अपने पेट का फोटो सेशन और बर्थडे भी मनाते हैं। इसके लिए स्पेशल केक और दूसरे आइटम आते हैं। एक तरफ कुछ लोग कुत्ते और दूसरे पालतू जानवरों पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं,